दोस्तों नमस्कार। ग्लोब की आज हमारी एनसीईआरटी बेस्ड अगली क्लास है और अगर आपको पूरे ग्लोब का कंसेप्ट समझना है तो आपको सारी क्लासें देखनी पड़ेगी क्योंकि सभी इंटररिलेटेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं और उससे आगे ही हम क्लास शुरू करते हैं। ग्लोब का स्ट्रक्चर हमें कई बार बनाना पड़ेगा ज्योग्राफी में क्योंकि पूरी पृथ्वी का ही ये मैप है। गोलार्ध हैं, देशांतर है, अक्षांश हैं, लेकिन आगे हमें ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि हम गोलार्ध की बात कर रहे हैं, इस अक्षांश की बात कर रहे हैं, क्योंकि तब तक आप इन चीज़ों से हैबिचुअल हो चुके होंगे। लेकिन कुछ पॉइंट हैं फिर भी आज इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इन पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हैं, इन्हीं पे हमारी क्लास रहेगी। तो 0 डिग्री यानी जो भूमध्य रेखा और उससे 5 लाइनें ऊपर और 5 लाइनें नीचे, तो 5 डिग्री बोल दीजिए या लाइनें बोल दीजिए, बात एक ही है क्योंकि 90 लाइनों की बात करते हैं ऊपर नीचे, नीचे भी 90, ऊपर भी 90। तो जो 5 ऊपर हैं और 5 नीचे हैं, इन दोनों को इकट्ठा हम क्या बोल देते हैं? इसको बोला जाता है डोलड्रम। डोलड्रम का मतलब है शांत पेटी या शांत क्षेत्र और कारण है हवाएं न चलना या न के बराबर बहुत कम चलना। तो जब हवाएं नहीं चलेंगी तो क्षेत्र शांत ही कहा जाएगा। तो शांत क्षेत्र कौन सा कहा गया? 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, और डिग्री का मतलब मैंने आपको बताया लाइनें। फिर ये पॉइंट हुआ हमारा शांत क्षेत्र। और क्यों है शांत? क्योंकि हवाएं बहुत कम चलती हैं या न के बराबर चलती हैं। और क्यों नहीं चलती वो वायुमंडल में करेंगे हम। फिर 0 से ऊपर जो हमने किए थे 23 डिग्री ऊपर यानी 23वीं लाइन ऊपर 23वीं नीचे, जिनको करक और मकर हमने बोला था, उष्ण कटिबंध बोला था, तो इनसे भी ऊपर का कुछ पॉइंट हम यहाँ पर करेंगे। यानी ये तो हमें एक पहचान थी कि 23 ऊपर 23 नीचे, लेकिन 30 ऊपर और 30 नीचे, 30 ऊपर 30 नीचे, इसको बहुत पुराने टाइम से ही क्या बोला जा रहा है? अश्व अक्षांश। अश्व का मतलब है यहाँ पर घोड़ा। तो इन क्षेत्रों से, यानी जो ये 30 डिग्री का पूरा क्षेत्र है पृथ्वी पे, ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो महासागर है, जो जल मार्ग है, उनसे घोड़ों का व्यापार होता था। लेकिन इस क्षेत्र में हवाएं बहुत मंद हैं, यानी 30 डिग्री ऊपर नीचे इस क्षेत्र में क्या है? हवाएं मंद हैं। तो इतनी मंद हवाएं जल मार्ग से, जो जहाज़ों से, कश्तियों से, नावों से घोड़े ले जाए जाते थे, तो बहुत कम हवाएं होने की वजह से वो चल नहीं पाते थे ठीक ढंग से। तो उनको क्या करना पड़ता था? भार कम करने के लिए इन क्षेत्रों में घोड़ों को नीचे फेंक देना पड़ता था। और ऐसा जब बार बार रिपीट हुआ तो इस प्रॉपर जगह का नाम ही क्या पड़ गया? अश्व अक्षांश। यानी इन क्षेत्रों में जो घोड़े फेंक देने पड़े उसके कारण ही इसका नाम अश्व अक्षांश पड़ जाता है। तो ये 2 पॉइंट हमने किए, 30 डिग्री ऊपर 30 डिग्री नीचे को अश्व अक्षांश, 0 से 5 ऊपर 5 नीचे इसको डोलड्रम हम बोलते हैं। अब आगे के लिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ कि इस स्ट्रक्चर पे और क्या रहेगा हमारा। जैसे 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे वर्ष वर्षा रहती है। यहाँ पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी सबसे, यानी दोनों चीज़ें प्लस में है, जबकि जितना ऊपर जाते जाएंगे दोनों चीज़ें कम होती जाएंगी। तो इसी क्षेत्र में यानी 0 डिग्री पे ही क्या है? ग्रेविटी यहाँ पर बहुत कम है, यानी गुरुत्व बल यहाँ पर बहुत ही कम है। तो पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है वो 0 डिग्री के ऊपर बिल्कुल कम है, जबकि 0 डिग्री से ऊपर जाते जाते वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? तो इस 90 डिग्री अक्षांश पे ग्रेविटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो पोल्स पे, यानी जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ज़्यादा है। और देखिए किसी भी जगह पे अगर ग्रेविटी बढ़ जाए तो उस जगह पे क्या हो जाएगा? भार भी बढ़ जाता है। तो अगर ग्रेविटी कम है तो भार भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पे किसी भी चीज़ का भार एक समान तो बिल्कुल नहीं होता। अगर उसको हम 90 पे लेके जाएं अक्षांश पे या पोल्स पे लेके जाएं तो भार में बढ़ जाएगी। उसी चीज़ को 45 पे लेके आएँ थोड़ा सा और घट जाएगी। 0 पे लेके आएँ तो वो सबसे कम वज़न होगा उसका पृथ्वी का। या आदमी की भी बात करें, अगर यहाँ पे खड़ा है तो पृथ्वी पे सबसे हल्का है, 90 पे जाएगा तो सबसे भारी हो जाएगा। तो व्यक्ति का भार भी बदलता रहता है, किसी भी चीज़ का भार बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। जितना ऊपर जाएंगे भार बढ़ता रहेगा। तो ये हमने डिटेल में करने हैं। ये जो अभी लास्ट में मैंने पॉइंट लिखे हैं ये तो हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। अब इन पॉइंटों पे आते हैं। इनमें बहुत कुछ करने का है। परिक्रमण का मतलब है सूर्य का चक्कर लगाना किसी भी ग्रह के द्वारा। उस टाइम को बोल देते हैं परिक्रमण या रिवॉल्यूशन पीरियड। घूर्णन का मतलब है अपने अक्ष पर यानी अपने ही एक्सिस के ऊपर चक्कर लगाना या घूमना। वो अभी हम थोड़ा सा मैं आपको ग्लोब से दिखाऊंगा। तो इसको बोलते हैं घूर्णन। सौर वर्ष का मतलब है परिक्रमण काल, यानी किसी भी ग्रह ने सूर्य के चक्कर काटने में जितना टाइम लगाया है वो उसका सौर वर्ष कहा जाएगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने टाइम में लगाती है, वो भी करेंगे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट जो करते हैं, 365 दिन 6 घंटे वो, तो वही पृथ्वी का सौर वर्ष भी है। कैलेंडर वर्ष जो पृथ्वी पे हम यूज़ करते हैं 365 दिन का, और लीप वर्ष जो हम चौथे वर्ष बनाते हैं वो है 366 दिन का। ये अभी हम करेंगे। ये क्या है, ये हमने सिर्फ यहाँ पर टिक किए हैं। अभी देखें आप थोड़ा सा, कोई भी प्लैनेट, आप पृथ्वी को ही मत मानने, यहाँ पर सूर्य का चक्कर लगाता है। मान के चलो ये कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हम लें इसको और यहाँ पे बोल लें कि ये सूर्य है। हम ग्लोब पे फोकस करके भी एक क्लास बनाएंगे, सिर्फ ग्लोब पे ही कैमरा रहेगा। लेकिन उससे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये सूर्य है अपनी जगह पे और पृथ्वी यूँ चक्कर काटते काटते, यानी खुद का चक्कर भी काट रही है। पहले परिक्रमण देखें, पृथ्वी यूँ घूम रही है और ये सूर्य है, तो ये घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगा देती है। कितना टाइम लगा देती है, 365 दिन। तो ये पृथ्वी का क्या बना है, परिक्रमण काल। यही पृथ्वी का क्या कहलाएगा, सौर वर्ष। अब पृथ्वी ने मानो यहाँ से इस पॉइंट से घूमना शुरू किया और घूम के यहीं आ गई, यानी अपना ही एक चक्कर पूरा कर दिया है, तो वो क्या कहलाता है, घूर्णन या रोटेशन कहलाता है। ये पॉइंट मेरे ख्याल में आप समझे होंगे। अब देखें आगे। अगर इस पॉइंट को आप यहाँ पे ठीक से समझेंगे तो सोलर सिस्टम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सोलर सिस्टम में चीज़ें आसान हैं, लेकिन 3-4 पॉइंट बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़ा मुश्किल में डाल देते हैं। अभी देखिए, परिक्रमण पृथ्वी का हम लिख लेते हैं एक बार, 365 दिन, फिर 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। लगभग बोलना हो तो 365 दिन 6 घंटे बोल देते हैं। ये परिक्रमण हुआ। तो इसी परिक्रमण के आधार पे हमने क्या बनाया, देखिए इसको हमने क्या बनाया, अभी जो हमने लिखा था कैलेंडर वर्ष, क्योंकि 3 साल कैलेंडर में हम यही लिखते हैं। जबकि ये जो 6 घंटे हैं इसको भी ऐड कर दें तो फिर क्या बन जाता है, अभी हमने किया सौर वर्ष, यानी जितना एग्जैक्ट टाइम लगता है। लेकिन जब 365 में एक दिन जोड़ देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं लीप वर्ष। अभी आप इसको देखना, अगर हम यहाँ पे लगभग मान लें कि परिक्रमण कितना है, 365 दिन और 6 घंटे का, हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो कैलेंडर में हम क्या करते हैं, 3 साल 365 दिन लिखते हैं। तो 6 घंटे को हमने छोड़ा, 1 साल, फिर दूसरे साल और फिर तीसरे साल। किस लिए छोड़ा, क्योंकि हमने इनको कैलेंडर में नहीं लिखा।
कैलेंडर में कितना मेंशन किया, 365 दिन। 6 घंटे हम छोड़ते रहे 3 साल, चौथे वर्ष में ये 6 घंटे कितने बन जाते हैं टोटल, ये 24 घंटे बन जाते हैं। तो जो हम छोड़ रहे थे उनको इकट्ठा करके हम लीप वर्ष में लिख देते हैं, और लीप वर्ष में हम कितने का वर्ष बना देते हैं, 366 दिन का। तो कैलेंडर में हमारे यही साल यूज होते हैं, या तो ये होता है या ये होता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है, चौथे वर्ष ये होता है। तो लीप वर्ष में दिन जो बढ़ा है ये फरवरी का बढ़ता है, आपको पता है कि 29 दिन कर देते हैं हम, जैसे हमारा सन 2020 है। तो सौर वर्ष क्या है, सौर वर्ष फिर वो है जो एक्चुअल टाइम है। एक्चुअल टाइम कितना है, 365 दिन या 6 घंटे, 365 दिन, या वो एग्जैक्ट टाइम लिखते हैं 5 घंटे 48 मिनट और 40 सेकेंड। तो ये लीप वर्ष और ये हमारा कैलेंडर वर्ष, और पूरा जोड़ दें जितना टाइम लिया है तो उसको बोलेंगे सौर वर्ष। अब देखिए आगे, ये इतना पॉइंट किया, एक भूमिका हम बना रहे हैं जो आगे टफ हमने एक कंसेप्ट करना है। फिर है घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन अगर हम लिखें तो अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग ही बोलना पड़ता है 24 घंटे, क्योंकि एग्जैक्ट इतना नहीं है। एग्जैक्ट कितना है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, ये 4 सेकंड है, लेकिन कितना बोल देते हैं 24 घंटे, तो ये क्या है, उसका घूर्णन है। लेकिन अभी आप देखें, अब उस पॉइंट पे हम आ रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण हुआ, इसमें कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है वो हम एक क्लास में सब कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कंसेप्ट आप समझिए पहले। अब हमने जितने भी वर्ष बनाए हैं, चाहे हमने सौर वर्ष बनाया हो, चाहे हमने कैलेंडर वर्ष बनाया हो, चाहे हमने लीप वर्ष बनाया हो, वो सब किस पे आधारित हैं, किसके आसपास हैं, परिक्रमण के। परिक्रमण का जो टाइम हमने लिखा 365 दिन, या जो भी हम लिख रहे हैं वो 365 का ही आधार बनता है। 365 दिन 6 घंटे, 366 दिन या 5 घंटे 48, जो भी लिखा। तो वर्ष किस पे डिपेंड करता है, परिक्रमण पे। दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन जो अभी हमने लिखा, तो वो क्या बनाता है, 1 दिन बनाता है, और वो कितना हमने लिखा है, 24 घंटे लगभग। तो घूर्णन से क्या बनता है, दिन बनता है। परिक्रमण से क्या बनता है, वर्ष बनता है। तो एक वर्ष में तो मौसम भी बदल जाते हैं, तो परिक्रमण से क्या होता है, मौसम परिवर्तन। तो ये प्रश्न ही है हमारे कि पृथ्वी के ऊपर जो मौसम का बदलाव है वो किसके कारण है, तो आप बोलेंगे पृथ्वी का परिक्रमण है। पृथ्वी पे जो दिन रात बन रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे कारण है घूर्णन। ये पॉइंट सभी को यहाँ तक आता होगा। लेकिन अगर हम और प्लैनेट की बात करें जो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में हैं, तो जब वो सूर्य का चक्कर काटेंगे, जितने भी टाइम में काटेंगे उसको भी क्या बोलेंगे, उनका वर्ष। जितने भी टाइम में खुद का चक्कर काटेंगे उसको क्या बोलेंगे, उनका घूर्णन, और उनका दिन और रात। अब देखिए वही कंसेप्ट। अब मैं मान लेता हूँ कि कोई प्लेनेट है ए ग्रह है, इसने सूर्य का चक्कर काटा, यानी इसका परिक्रमण मैं मान लेता हूं कि 700 दिन है। सूर्य का चक्कर काटता है 700 दिन में, और इसका रोटेशन पीरियड यानी इसका घूर्णन है 750 दिन का। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रह ए का दिन और रात की अवधि कितनी है, या एक दिन कंप्लीट, जैसे हम पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे मानते हैं, कहने को उसको दिन रात में डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी एक दिन एक ग्रह का कितना बनेगा, हमें 750 ही बोलना पड़ेगा। और उसका वर्ष कितने का बोलना पड़ेगा, 700 दिन का। यानी जो 700 दिन पृथ्वी के बराबर हैं वो एक ग्रह का वर्ष है,
और जो पृथ्वी के बराबर 750 दिन है वो एक ग्रह के दिन और रात हैं। तो हमें यहाँ पे लगता है कि दिन बड़ा हो गया और साल छोटा हो गया। तो ये कोई जनरलाइज नियम नहीं है कि वर्ष ही बड़ा होगा और दिन छोटा होगा। ये तो पृथ्वी पे हैं इसलिए हमें वो चीज़ पक्की हो गई है। कोई इसमें नियम पक्का नहीं है, नियम फिक्स नहीं है कि दिन साल से छोटा ही होगा। ऐसे कई ग्रह हैं जिनका दिन उनके एक वर्ष से बड़ा है, यानी उनका जो घूर्णन, जो रोटेशन पीरियड है वो उनके रिवोल्यूशन पीरियड से बड़ा है, तो इसलिए उनका दिन बड़ा हो गया और वर्ष छोटा। तो आप यहाँ पे कंसेप्ट कैसे समझेंगे? सिर्फ परिक्रमण जो है वो वर्ष है और घूर्णन जो है वो दिन है, और आप पृथ्वी से तुलना करके ही मानते हैं कि पृथ्वी के दिन के कितने बराबर है, पृथ्वी के दिन के कितने बराबर है, तो उसको एक दिन माना जाएगा। यानी पृथ्वी के 750 दिन के बराबर इसका दिन है और पृथ्वी के 700 दिन के बराबर इसका वर्ष है। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसकी मैं आपको सोलर सिस्टम के अंदर ही करवाऊंगा। तो ये हमने किया यहाँ पर घूर्णन और परिक्रमण का, बाकी ग्रहों का भी जो कंसेप्ट है। अब देखें जो कुछ और पॉइंट हम यहाँ पर करें कि जो हम गोलार्ध कर रहे हैं, जैसे अब ये 0 डिग्री पृथ्वी को बांट रही है, ऊपर वाला गोलार्ध और नीचे वाला गोलार्ध। ऊपर वाले को हमने क्या बोल रखा है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को हमने बोल रखा है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखें दक्षिणी गोलार्ध को हम बोलते हैं जलीय गोलार्ध, जबकि इसको हम क्या बोलते हैं? स्थलीय गोलार्ध। तो इसका मतलब स्थलीय का मतलब है जमीन, भूमि, और जलीय वो किसी भी फॉर्म में हो, वो लिक्विड में हो, वो सॉलिड में हो, बर्फ में हो। तो यहाँ पर जो दक्षिणी गोलार्ध है हमारा, यहाँ पर बर्फ ज़्यादा है तो पानी की मात्रा ज़्यादा हुई, और जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर ज़मीन ज़्यादा है, तो इसको क्या बोले हमने? स्थलीय गोलार्ध। इसके पीछे कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 10% जनसंख्या है टोटल पृथ्वी की, तो यहाँ कितनी बच गई है? उत्तरी गोलार्ध में 90% जनसंख्या। तो जब इतनी बड़ी जनसंख्या होगी तो स्थल भाग भी सूख जाएंगे, मौसम में परिवर्तन बहुत आएंगे, बर्फ़ को तोड़ दिया जाएगा जगह बनाने के लिए। तो इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में मौसम का बदलाव भी कम है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। दक्षिणी गोलार्ध में बर्फ़ भी ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन कम है। दक्षिणी गोलार्ध को इसीलिए हमने जलीय गोलार्ध बोला और इसको स्थलीय गोलार्ध हम बोल रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारे स्थलीय और जलीय गोलार्ध हम किन को और क्यों बोलते हैं। अब देखें आगे। अब अगला जो पॉइंट है हमारा बहुत ही कंसेप्चुअल, ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखिए, उत्तरी हो या दक्षिणी हो, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध क्रमशः 6-6 महीने सूर्य के सामने होते हैं। यानी जो पृथ्वी चक्कर काट रही है तो वो चक्कर काटने में क्या होता है? 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य के ज़्यादातर सामने होता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध ज़्यादातर सामने होता है। तो तभी तो ये बदलाव आते हैं। जिन दिनों उत्तरी गोलार्ध यानी ये वाला हिस्सा ऊपर वाला सूर्य के सामने है तो यहाँ गर्मी, और नीचे वाले गोलार्ध में सर्दी। और जहाँ गर्मी है तो दिन बड़े हैं, सूर्य जब वहाँ पर है तो दिन थोड़ा बढ़ जाएगा, रातें छोटी हो जाएंगी। इसके विपरीत दूसरे गोलार्ध में क्या होगा? वहाँ पर जब सूर्य नहीं है यानी प्रॉपर उसका सीधा फोकस नहीं है, या ये गोलार्ध सूरज के सामने नहीं आता, तो यहाँ पर गर्मी कम हो जाएगी, तो दिन क्या होंगे? छोटे हो जाएंगे और रातें बढ़ जाएंगी। अब आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा ग्लोब के साथ क्लियर करते हैं।
और ये कंडीशन कब कब होगी वो भी हम इसी क्लास में करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा स्टार है सूर्य, जो कि पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन हमें मानना ही पड़ेगा कि मान के चलो कि ये सूर्य यहाँ से निकला हुआ है पूर्व से और पृथ्वी ऐसे है। तो जो पृथ्वी ऐसे है तो बिल्कुल सीधी है, कोई भी हिस्सा सूरज के सामने झुकाव में नहीं है। लेकिन जो पृथ्वी का, अब देखिए आप समझते हैं कि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध है, इस जीरो से ऊपर और जीरो से नीचे दक्षिणी है। तो ये हिस्सा जब पृथ्वी का सूरज के सामने झुकना शुरू करता है तो ज़्यादा गर्मी इस क्षेत्र में ग्रहण होगी, इसलिए यहाँ पर दिन बड़े हो जाएंगे। गर्मी यहाँ पर आ ही नहीं रही है, इस हिस्से पे बिल्कुल पोल पे लास्ट वाले पे, यानी जिसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 के 6 महीने सूर्य नहीं दिखेगा, यहाँ पे 6 के 6 महीने दिखता रहेगा। हम सिर्फ वर्डिंग में अभी यानी थोड़ा रनिंग में, लेकिन इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। तो सूर्य 6 महीने यूँ झुका, फिर ये धीरे धीरे सीधा होने लगता है और फिर जो पृथ्वी का नीचे वाला यानी दक्षिणी गोलार्ध है सूर्य के सामने आना शुरू करता है। तो अब ये हिस्सा सूरज से थोड़ा सा दूर जा रहा है, तब ये प्रॉपरली आगे आ जाता है। तो इसीलिए 6 महीने एक गोलार्ध में फोकस बढ़ता है, 6 महीने दूसरे गोलार्ध में, और इसीलिए पूरी पृथ्वी के ऊपर मौसम बदलता है। यानी 6 महीने एक गोलार्ध सामने है, 6 महीने दूसरा है, लेकिन दोनों अलग अलग समय पे हैं। इसलिए दोनों गोलार्धों में मौसम तो एक जैसा है, लेकिन अलग अलग टाइम पे है। तो अभी देखें, इसको एक बार फिर उठाएंगे हम। तो अभी जो हमने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी कि मानो ये है 0 डिग्री, तो यहाँ कंडीशन है 21 मार्च के दिन। वो क्या कंडीशन है वो आप देखें। 21 मार्च को यानी यहाँ पृथ्वी बिल्कुल ऐसे होती है, बिल्कुल सीधी। तो सीधी का मतलब क्या है कि ना तो उत्तरी गोलार्ध झुका है ना दक्षिणी गोलार्ध झुका है, लेकिन 21 मार्च के बाद ये गोलार्ध झुकना शुरू करता है, यानी कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। और झुकते झुकते कर्क रेखा पे सबसे ज़्यादा किस दिन झुक जाता है, 21 जून को। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध का सूरज के सामने झुकने का लास्ट टाइमिंग 21 जून है और सबसे ज़्यादा टाइमिंग भी 21 जून है। तो इसलिए बड़ा दिन हो जाता है, क्योंकि अब प्रश्न आ जाए कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन क्यों है। तो 21 जून बड़ा दिन है, ये तो सभी ने सुना जाना है, योग दिवस भी मनाया गया। तो बड़ा दिन है क्यों, क्योंकि 21 जून को क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध सबसे ज़्यादा झुक गया। तो उत्तरी गोलार्ध जब झुक गया तो 21 जून के बाद फिर धीरे 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 पृथ्वी फिर मोड़ लेना शुरू करती है और ऐसे फिर सीधी हो जाती है जैसे 21 मार्च को थी। तो जैसी 21 मार्च को थी वैसी दोबारा कब होती है, 23 सितंबर को। तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि पृथ्वी का कोई भी गोलार्ध सूर्य के सामने कब नहीं झुकता, न तो 21 मार्च को झुकता न 23 सितंबर को झुकता। क्यों नहीं झुकता, क्योंकि इन दिनों पृथ्वी बिल्कुल सीधी है। इसलिए इन दोनों डेट को ही क्या बोला जाता है, इनको बोल दिया जाता है विषुव दिन। और इसी डेट को क्या बोला जाता है, पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर, क्योंकि इन दिनों कोई भी गोलार्ध सूर्य के सामने नहीं झुकता, पृथ्वी बिल्कुल सीधी होती है। तो पृथ्वी पर जिस जगह पे जितने दिन है, जितने टाइम का दिन है, उतने ही टाइम की क्या होगी, रात हो जाएगी। तो अब देखिए पृथ्वी कैसे, अब इसको थोड़ा सा देखिए। 21 मार्च को यहाँ थी 0 पे, तो अप्रैल मई जून यहाँ झुका बहुत बड़ा। तो जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 3 महीने यूं और 3 महीने यूं, लेकिन है 0 के ऊपर ही। तो सूरज उत्तरी गोलार्ध में कब से कब रहा, 21 मार्च से 23 सितंबर। सितंबर के बाद फिर पृथ्वी यहाँ झुकाव बढ़ेगा, जो ये मकर रेखा है। तो जैसे हमने अभी किया था, 23 सितंबर के बाद जब पृथ्वी से सीधी होगी
तो 23 सितंबर के बाद फिर दक्षिणी गोलार्ध सूरज के सामने झुकना शुरू करेगा। और सबसे ज़्यादा कब झुक जाएगा यहाँ पर, जैसे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध झुका था, तो दक्षिणी गोलार्ध कब झुकेगा, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को आप कंडीशन मान सकते हैं ये। और 22 दिसंबर के बाद फिर धीरे 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 21 मार्च को फिर ऐसे आ जाएगी। तो यानी सितंबर से फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, और यही हमारा साइकिल है घूमने का। तो 22 दिसंबर कहाँ का बड़ा दिन हुआ, दक्षिणी गोलार्ध का। और 22 दिसंबर कहाँ का छोटा दिन होगा, तो जिस गोलार्ध में बड़ा है दूसरे गोलार्ध में छोटा है। ऐसे ही 21 जून उत्तरी गोलार्ध का तो बड़ा है, तो छोटा कहाँ का होगा, दक्षिण गोलार्ध का। तो ये है पृथ्वी का सूरज के सामने से घूमना। एक चीज़ और ख्याल रखना, सूरज की किरणें कभी भी इस 23 के बाद और इस 23 के बाद सीधी नहीं चमकती। तो जो इन 23 और 23 के हिस्से, यानी जो भी देश इन 3 लाइनों के बीच में होंगे, जो आपको दिखाई दे रही है ये वाला हिस्सा, तो इन 23 के बाद जो भी देश होंगे वहाँ कभी भी सूर्य सर के ऊपर नहीं चमकता। एक कंडीशन मैं आपको दिखाऊं, जैसे आपको भारत दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये 0 डिग्री, ये 23 डिग्री और नीचे वाली 23, तो भारत इसी में आया। तो इस लाइन के ऊपर जो भारत है, जो हरियाणा है, पंजाब है, यूपी, कश्मीर, लद्दाख है, यहाँ सूर्य कभी भी सीधा सर पे नहीं चमकेगा। यानी करक के बाद और मकर के नीचे कभी भी सीधा नहीं चमकेगा। सीधा चमकता है तो इन 3 लाइनों के बीच में ही चमकता है। ये आपको पॉइंट समझना चाहिए। अब देखें, परिक्रमण में जब पृथ्वी यूं घूमती है तो इनमें से हम किन चीज़ को काउंट कर सकते हैं, 1 बाई 1। अब देखिए, जैसे यूं घूमने में एक सांस तो सारे ही घूम रहे हैं, लेकिन 1 बाई 1 अगर किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं तो देशांतर को, कि ये एक देशांतर गुजरा, ये दूसरा गुजरा, ये 3, क्योंकि ये लाइनें इतने पे ख़त्म हो जाती हैं। तो देशांतरों पे ही आगे टाइम जोन हमारा पूरे का पूरा डिपेंड रहेगा। तो ये हमने किया परिक्रमण, दिन रात का बड़ा होना। तो ऐसे ही मौसम बदल जाएंगे। तो आपको पता हो कि 21 मार्च से 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़े होंगे। सितंबर के बाद यहाँ के दिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जो भी देश नीचे होंगे, और ऊपर के दिन घटना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जो भारत है, हमारे भारत से यूं ये कर्क रेखा गुजरती है कुछ इस तरह से। तो ये वाली लाइन, तो इसके नीचे जो है वहाँ मौसम बदलता ही नहीं, यानी 0 डिग्री से 23 तक और इस 0 से 23 तक मौसम में बदलाव बहुत कम है, क्योंकि पूरे साल गर्मी है। मौसम में बदलाव 23 के बाद ही शुरू होते हैं, क्योंकि सूर्य का फोकस ऊपर सीधा नहीं रहता। तो गर्मी धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते कम, और ऊपर बढ़ते बढ़ते क्या होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो हमारे ये पोल्स हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे साल क्या है, बर्फ़ जमी रहती है। तो ये था हमारा ग्लोब का ये हमारा पोर्शन। लेकिन अगली क्लास में हमारा टाइम जोन रहेगा। ग्लोब के ऊपर थोड़ा फोकस करके हम एक क्लास बनाएंगे 4 से 5 मिनट की, ताकि ठीक से कुछ कंसेप्ट अगर क्लियर न हो तो वो क्लियर हो जाएं। तो आप जुड़े रहें, ज्योग्राफी हम कंप्लीट करेंगे, आप विश्वास रखिए। समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, अगली क्लास में हम चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करेंगे जो चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। तो जुड़े रहिए और जोड़िए अपने साथियों को भी। धन्यवाद।